नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम नया टॉपिक करेंगे भी शुरू। मैंने आपको बताया था कि मैं स्टैटिक जीके के बारे में जो भी टॉपिक बनेंगे, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम उन सभी को कवर करेंगे। आपके लिए आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा या टॉपिक रहेगा वो रहेगा 5 ईयर प्लानिंग, यानी कि पंचवर्षीय योजना। इसमें ना सभी एग्ज़ाम के अंदर, जैसे आप सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी, यानी कि आप ऐसे नहीं है भी एक ही स्टेट में बैठे हो या अलग स्टेट के, आप किसी भी स्टेट के हो, कहीं पर भी बैठे हो और आपके एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजना का एक ना दो क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी के अंदर ये काफ़ी आते हैं भी सवाल, दो तीन, और सेंटर के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार ये सवाल बनते हैं और जिसमें से हम सभी कन्फ्यूज़न रहते हैं भी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजना को कहाँ से कवर करें, काफ़ी बार सवाल पूछ लिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है भी। आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद कभी भी 5 ईयर प्लान को कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन वीडियो, यानी कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम वीडियो देखें या 5 ईयर प्लान के अंदर हमें कोई दिक्कत आएगी, नहीं। आप इसे कवर करेंगे भी। इसमें मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। जो भी रहेगा मेरी इस चैनल के बाद आपको कहीं पर भी 5 ईयर प्लान देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं भी पंचवर्षीय योजना की, यानी कि सबसे पहले 5 ईयर प्लान की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे थी। तो इसकी अवधारणा पेश की थी भी 1928 में जोसेफ स्टालिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने। तो लिखते हैं भी सबसे पहले 1928 में जोसेफ जोसेफ स्टालिन नाम के व्यक्ति ने पंचवर्षीय यानी कि 5 ईयर प्लान पेश किया था भी। प्लान पेश किया था। ये उसने सबसे पहले सोवियत संघ यानी कि रूस में शुरू किया था भी। सोवियत संघ, जिसे हम आज का रूस कहते हैं, जिसे हम आज का रूस कहते हैं। वहाँ पे ये की थी। उसने कहा था भी हमें जो 5 ईयर है उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमारे देश की जो प्रगति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें पंचवर्षीय यानी कि 5 ईयर प्लान के बारे में विचार करना चाहिए और हमें इसकी अवधारणा को अपनाना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ से हुई थी भी 1928 में जोसेफ स्टालिन ने इसे पेश किया था भी। ठीक है, अगर अब इसके बाद अगर बात करें भारत की, तो भारत हमारा आज़ाद कब हो गया था अभी? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश ने भी इसकी योजना को ही फॉलो किया, यानी कि हमें भी आवश्यकता थी कि हम भी प्रगति के मार्ग पे चलें, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। तो हमारे देश में सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया भी। अगर बात करें भारत में तो सबसे पहले योजना देखेंगे, योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई। तो लिखेंगे 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को लिखेंगे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई भी। लिखेंगे योजना आयोग की, योजना आयोग की
स्थापना की गई, स्थापना की गई। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई। और लिखेंगे इसे, लिखो भी, 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया था भी। लिखेंगे इसे 17, लिखेंगे स्थापना की गई थी और 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया था, इसे भंग कर दिया गया था। 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया। और लिखेंगे ये एक गैर संवैधानिक संगठन है। और लिखेंगे जो योजना आयोग है यह एक गैर संवैधानिक है। यानी कि गैर संवैधानिक का मतलब हुआ कि इसका संविधान में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया, यानी कि इसका संविधान में कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं है। और इसका वैसे जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी योजना आयोग का प्रधान यानी कि अध्यक्ष होगा वो वर्तमान का प्रधानमंत्री रहेगा। जो भारत के प्रेजेंट प्रधानमंत्री होंगे वो ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं भी। और इसके अलावा अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है भी इसके अंदर, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें योजना आयोग के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, लिखेंगे योजना आयोग के, लिखो भी, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये हमारे देश के पहले अध्यक्ष बने थे योजना आयोग के। उसके बाद लिखो भी इसके उपाध्यक्ष, हमने किया था भी, इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और पहले उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो वो थे भी गुलजारी लाल नंदा जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। आप सभी जानते हो भी गुलजारी लाल नंदा हमारे देश के जो दूसरे, देखो भी, जो गुलजारी लाल नंदा ये हमारे देश के एडिशनल प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भी। ठीक है, यानी एडिशनल प्रधानमंत्री रह चुके हैं भी, यानी कि 13 दिन के लिए ये पीएम बने थे भी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद हम बात करते हैं भी, हमने लिखा था भी 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया था भी। ठीक है, 2014 को इसे भंग कर दिया गया था और इसकी जगह एक नया आयोग आया था जिसे हम नीति आयोग कहते हैं भी। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म होती है भी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
NIT, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है भी, ठीक है, जिसकी स्थापना लिखो, नीति आयोग की स्थापना लिखेंगे, नीति आयोग की स्थापना नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर आएगा भी यहाँ पे, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिखेंगे। इसकी स्थापना 2015 को की गई थी। 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी, यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी भी, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी भी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। और अगर बात करें इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है भी, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अगर बात करें तो इसका हेड ऑफिस मुख्यालय की बात करें तो वो नई दिल्ली के अंदर है भी, इसका हेड ऑफिस यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसके वर्तमान आज की बात कर रहे हैं भी, अगर आज की बात करें, जिसके पास ये मेरी वीडियो जाए शायद अलग अलग हों, तो आज के इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इसके अध्यक्ष, अगर बात करें इसके एज प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, तो वो है भी नरेंद्र मोदी, वो है भी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अगर देखो ये एज प्रेजेंट में है, शायद आपके पास जब भी वीडियो जो शायद यही रहेंगे अभी तक, तो काफ़ी समय पड़ा इनका। और अगर बात करें इसके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, पहले तो देखो इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी थे, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, और अब अशोक कुमार लहिड़ी इसके अध्यक्ष बन चुके हैं भी, उपाध्यक्ष बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं भी, ठीक है। ये ना काफ़ी बार चेंज होते रहते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको मैं आज के जो दौर के हैं तो वही लिखा रहा हूँ भी, अशोक कुमार लहिड़ी वो इसके अध्यक्ष हैं भी, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, उप अध्यक्ष हैं भी। उसके बाद इसके लिखो भी सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ किसे नियुक्त किया गया था, वो है निधि छिल्लर, ठीक है। अगर बात करें सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है निधि छिल्लर। इससे पहले VR सुब्रमण्यम थे, जिनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वो अब इस पद पे नहीं है, अब निधि छिल्लर हैं भी। यहाँ तक सभी को मेरे हिसाब से बाखूबी समझाया होगा कि अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली है भी, नीति आयोग ने, जिसकी फुल फॉर्म है भी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है भी, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और योजना आयोग के बारे में मैंने आपको बताया भी, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली 5 वर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो लिखते हैं पहली 5 ईयर प्लान।
शुरू कर रहे हैं अभी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, जो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत होती है अभी 1 अप्रैल 1951, यानी कि 1951 से इसकी शुरुआत होती है और ये पूरे 5 साल तक, यानी कि 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहता है अभी। यानी कि ये 1 अप्रैल से शुरू हुई 1951 से लेके 1956 तक, 1956 तक ये योजना को चलाया गया। अब हम बात करते हैं कि इसका मॉडल किस चीज़ पे तैयार किया गया था, ये किस मॉडल पे आधारित थी। तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। लिखेंगे ये किस योजना पे, किस मॉडल पे आधारित थी। अगर मॉडल की बात करें, मॉडल, तो मॉडल था अभी हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भी ये 5 ईयर प्लान। अगर बात करें ये किस पे आधारित थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है भी ये योजना किस पे आधारित थी, तो आपको ये लिखना है भी ये कृषि आधारित योजना थी। अगर बात करें आधारित किस पर आधारित थी, तो ये कृषि पर आधारित थी भी, कृषि पर आधारित योजना थी। इसके ऊपर कृषि को ही पहल दी गई थी, कृषि के अंदर ही इसमें प्राथमिकता रखी गई थी भी कृषि के ऊपर क्या ध्यान देना है, क्या करना है, कृषि के बारे में ही था। यानी कि उद्देश्य इसका क्या था भी हमारे देश के अंदर जो असंतुलन है उसमें सुधार करना। यानी कि इसका अगर उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या था भी असंतुलन को कम करना, असंतुलन को कम करना, भोजन की कमी, यानी कि फूड की कमी हो चुकी है उसे पूरी करना। यानी कि हमारे देश में अशांति का माहौल था। देखो, देश आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही हमें ये योजना शुरू करनी पड़ी थी। तो जो भी हमें फूड की जो समस्या से भारत जूझ रहा था, उसको भी इसमें चुना गया था कि हम फूड की जो कमी आएगी उसके अंदर भी सुधार लाएंगे और देश को एक आत्मनिर्भर बनाएंगे। यानी कि इसमें हम आत्मनिर्भरता भी लिख सकते हैं। अभी आत्मनिर्भरता पर भी काफ़ी योगदान दिया गया था, यानी कि काफ़ी ध्यान दिया गया था। योगदान नहीं, काफ़ी ध्यान दिया गया था भी हमें हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी उनके ऊपर आत्मनिर्भरता लेके आनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भी किस पे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था, असंतुलन को कम करना, फूड की कमी जो भारत में आ चुकी है उसको कम करना, फूड की कमी को दूर करना। यहाँ पे लिखेंगे फूड की कमी को दूर करना और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना, आत्मनिर्भरता पर बल देना, यानी कि ध्यान देना। इस पे हमने जोर रखा गया था, इस पे ध्यान दिया गया था। ये केंद्रित इस पे थी भी, आत्मनिर्भरता पर बल देना। और 1952 की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या योजनाएं लागू की थी, क्या क्या योजनाएं बनाई गई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा डैमों का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं हम भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम, अगर ये बात करें तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी। अगर ये प्रॉपर तरीके से तो हिमाचल में है, ये प्रॉपर तरीके से हिमाचल प्रदेश में है भी। अगर भाखड़ा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है और नांगल की बात करें तो ये पंजाब में है भी, तो ये पंजाब में आता है भी नांगल की बात करें। और ये सतलुज नदी पे इसे बनाया गया भी भाखड़ा नांगल को। यहाँ तक देखो सभी को क्लियर है। जो भाखड़ा नांगल है, यानी कि भाखड़ा एक हिमाचल प्रदेश में आता है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और जो नांगल है वो
पंजाब में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भी दामोदर घाटी योजना, दामोदर घाटी योजना। उसके बाद लिखेंगे भी हम दामोदर घाटी योजना। ये देश की लिखो पहली योजना थी, किसी भी नदी या घाटी पे चलाई गई पहली योजना, पहली परियोजना लिखेंगे भी, परियोजना। ये किस हमारे देश की पहली परियोजना थी भी, जो दामोदर घाटी पे यानी कि जो दामोदर नदी पे जो चलाई गई थी। ठीक है, ये दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही बनी हुई है भी। लिखेंगे ये कहाँ पर है, तो दामोदर नदी में अभी, दामोदर नदी पे अभी। ठीक है, दामोदर नदी पे। और ये उत्तराखंड और वेस्ट नहीं, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल को कवर करती है अभी। दामोदर घाटी योजना है ना, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल को कवर करती है। यहाँ पे लिखेंगे ये किस किस को कवर करती है, तो ये झारखंड लिखेंगे, ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल का एरिया कवर करती है भी। अगर आपसे पूछा जाए दामोदर घाटी परियोजना किन किन को कवर करती है, तो ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल को कवर करती है भी। उसके बाद लिखेंगे भी हीराकुंड बांध। उसके बाद एक और स्थापित किया गया था जिसका नाम है भी हीराकुंड बांध। लिखो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा के अंदर है भी, ये उड़ीसा में और महानदी पे बनाया गया है भी, महानदी पर बनाया गया है भी। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो ये महानदी पर बनाया गया है और भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर आता है भी। और उसके बाद लिखेंगे इसमें लिखो भी, इसके बाद इसी 5 ईयर प्लान में 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी भी। लिखेंगे इसी के अंदर 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी भी भारत में। लिखेंगे भारत में 5 आईआईटी की भी स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। इसमें 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी और एक यूजीसी की भी स्थापना कर दी गई थी, यूजीसी की। और सबसे पहले लिखेंगे 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी। सबसे पहले लिखेंगे 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। बाकी देखो जो 4 अलग अलग उनके ईयर हैं तो वो अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहले जो आईआईटी खड़गपुर था ना, आईआईटी खड़गपुर, इसकी स्थापना 1951 में यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना के ही दौर में कर दी गई थी। ठीक है पहली पंचवर्षीय योजना में ही कर दी गई थी, यानी कि भारत में 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। यहाँ तक सभी को मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे को लगता है कि आप सभी को यहाँ तक बेहतरीन समझाया होगा। अब हम करते हैं दूसरी 5 ईयर प्लान। लिखेंगे भी जो हमारी दूसरी 5 ईयर योजना है उसका टाइम पीरियड
1956 से लेके 1961 तक माना जाता है अभी। जो दूसरी हमारी 5 ईयर प्लान रहेगा उसका टाइम पीरियड 1950 से 1956 से लेके 1961 का दौर माना जाता है अभी। और लिखेंगे उसका मॉडल पीसी महाल नोबिस थे भी। पीसी नोबिस थे भी। ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो मॉडल लिखेंगे भी, मॉडल था पीसी महाल नोबिस। तो ये पीसी महाल नोबिस पे आधारित थी, यानी कि प्रकाश चंद्र महाल नोबिस। लिखो इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है भी। लिखेंगे जो प्रशांत चंद्र थे इन्हें लिखेंगे इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, जो प्रशांत चंद्र महाल नोबिस थे इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है भी। ये भारतीय सांख्यिकी के जनक, आप अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कौन थे, तो पीसी महाल नोबिस, जिनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महाल नोबिस, इनके बारे में पूछा जाता है कि भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो पीसी महाल नोबिस को। लेकिन 1931 में इन्होंने भारतीय सांख्यिकी की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे भारतीय सांख्यिकी की इन्होंने स्थापना कब की थी, तो 1931 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी भी, भारतीय सांख्यिकी की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी। अगर आपसे पूछा ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, आधारित तो ये उद्योगों पे आधारित थी भी, उद्योगों पर आधारित थी। ठीक है, देखो पहली पंचवर्षीय योजना में हमें जो लागू किए थे, यानी कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कृषि पे था। यानी कि हमारे देश में काफ़ी डैम बनाए गए, यानी कि डैम का निर्माण किया गया, आईआईटी का निर्माण किया गया। तो भारत सरकार ने दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यानी कि जो आधार रखा वो उद्योगों पर आधारित, यानी कि इसका जो केंद्र था वो उद्योग थे। ठीक है, उस पर ध्यान रखा गया कि हम इस पे लगाने हैं उद्योगों की और हमारा ध्यान होना चाहिए। तो लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, तो एक समाजवादी समाज की स्थापना करना था। यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य। अगर बात करें उद्देश्य की तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि हमारा जो उद्देश्य रखा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना का वो था भी समाजवादी समाज की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना। ठीक है, और खुशहाली को बहाल करना। जो हमारे देश में देखो जो अशांति फैली होती है, ठीक है, यानी खुशहाली को बहाल करना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान देना। ठीक है, जो सरकारी हमारे अध्याय है उसकी तरफ ध्यान देना, यानी कि सार्वजनिक, यानी कि जो हमारे आम जनता के लिए जो चीज़ें होती हैं उन पे ध्यान देना, सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान देना। ठीक है, खुशहाली और देश में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित रखा गया था भी इस योजना के द्वारा।
यहाँ पे लिखते हैं भी मॉडल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मॉडल। तो ये मॉडल था पीसी खुशहाली को बहाल। हमने देख लिया अभी जो हमारा आधारित दूसरी योजना जो हमारी आधारित है वो उद्योगों पर आधारित है। उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना, ठीक है। उद्योगों की तरफ और लिखेंगे 1957 में, लिखेंगे 1957 में प्रभावशाली युवाओं और छात्रों को, लिखेंगे 1957 में प्रभावशाली छात्रों को परमाणु ऊर्जा के काम करने के लिए, यानी कि जो हमारे देश के जो युवा थे उनको एक 1957 में एक प्रस्ताव यानी कि एक काम दिया गया, यानी काम कह सकते हैं हम, काम ध्यान दे सकते हैं भी, हाँ काम था। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई के रूप में, यानी कि इनको प्रशिक्षित करना कि हमें जो परमाणु ऊर्जा के विकास की तरफ अगर भारत बढ़ता है तो उसमें युवाओं का काफ़ी योगदान रहता है। तो इसीलिए 1957 में प्रभावशाली युवाओं और छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय जो युवा थे उनको परमाणु ऊर्जा में काम करने और प्रतिभा और खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत कब की गई थी, तो वो 1957 में की गई थी। एक आपने ध्यान में रखना है भी, ठीक है। और लिखेंगे इसमें कौन सी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। सबसे पहले लिखेंगे राउरकेला, पहले लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे राउरकेला, ठीक है। राउरकेला को जर्मनी देश की सहायता से लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे किसकी सहायता से लगाया गया था भी, जर्मनी देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी भी। और लिखेंगे ये भारत के जो उड़ीसा राज्य वहाँ पे अभी राउरकेला, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी भी। उड़ीसा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद लिखेंगे भिलाई, जो रूस की सहायता से जिसकी स्थापना की गई थी भी, जो भिलाई हमारा जो भिलाई है, भिलाई ये रूस की सहायता से लगाया गया था भी, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है भी, ठीक है। हमने राउरकेला देखा जो जर्मनी की सहायता से जो उड़ीसा के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी। फिर हमने देखा जो भिलाई जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। फिर हम लिखेंगे दुर्गापुर, जो वेस्ट बंगाल के अंदर यूके की मदद से लगाया गया था भी। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंदर लगाया गया था भी। जो दुर्गापुर है वो दुर्गापुर यूके की मदद से लगाया गया था वेस्ट बंगाल के अंदर। अब लिखेंगे सिंदरी, देखो भी सिंदरी झारखंड के अंदर है, ठीक है। सिंदरी झारखंड के अंदर है भी, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी भी, ठीक है। और जो दुर्गापुर है ये रेल के पहियों के लिए मशहूर है भी। जो हमारे देश के अंदर जो रेल है, रेलवे के पहिए के लिए मशहूर है भी, ठीक है। फिर हमने लिखा था भी सिंदरी, इसकी भी स्थापना इसी दौर में की गई थी।
अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला पब्लिक सेक्टर कौन सा था, अगर आपसे पूछे भारत का पहला पब्लिक सेक्टर, भारत का पहला पब्लिक सेक्टर कौन सा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला पब्लिक इन्वेस्टेड यानी कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ सेक्टर कौन सा था, ठीक है, वो था भी ये राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, ये पहला पब्लिक इन्वेस्ट किया हुआ प्लांट था भी राउरकेला। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, भी क्लियर है भी यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखो भिलाई। अगर भिलाई की बात करें, अगर भिलाई की बात की जाए तो लिखेंगे ये 10 बार पीएम ट्रॉफी जीत चुका है भी। भिलाई कहाँ पर लिख दिया गया, ये है 10 बार पीएम ट्रॉफी जीत चुका है भी, ये 10 बार पीएम ट्रॉफी जीत चुका है भी। यानी कि जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री ट्रॉफी दी जाती है, यानी कि तो ये भिलाई 10 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला पब्लिक सेक्टर कौन सा था, तो वो राउरकेला ये स्टील प्लांट है भी, ठीक है, जो उड़ीसा में भिलाई, जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में जिसका निर्माण किया गया था। अगर आपसे पूछे जो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए वो किस पे थी, उद्योगों पर आधारित थी। और मैंने आपको ये उद्योग लिखवाए हैं, किस किस की कहाँ कहाँ पर स्थापना की गई है, और जो इसका उद्देश्य था यानी कि समाजवाद की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना, सर्वजनिक, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है अभी, ठीक है। अब हम करेंगे हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक था भी। लिखेंगे जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक था। और लिखेंगे इसका जो मॉडल था वो गॉडगिल मॉडल था भी, ठीक है, इसका मॉडल गॉडगिल मॉडल था। और सुखमय चक्रवर्ती, और लिखेंगे गॉडगिल, ये गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। तकरीबन इन्हीं का नाम पूछा जाता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था, तो आपको ध्यान रखना भी गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसके अंदर 2 व्यक्ति और थे, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 3 थे। हमें सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान देना है कि भी जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पे आधारित थी, तो वो गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। अब भारत सरकार ने सोचा कि हमने 2 योजनाएं, एक कृषि पे और एक उद्योगों पे केंद्रित करके योजनाएं शुरू की थी। अब हमें तीसरी योजना दोनों को मिक्स करके ये शुरू करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे जो हमारी तीसरी योजना थी वो किस पे आधारित थी, लिखेंगे आधारित, तो ये कृषि और उद्योग, लिखेंगे कृषि और उद्योग दोनों पे आधारित थी, कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित थी भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भी तीसरी 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो किस पे आधारित था, किस पे बेस था, तो आपको ध्यान रखना एग्रीकल्चर और उद्योगों पर ये आधारित था भी हमारा तीसरी 5 ईयर प्लान, ठीक है। और इसमें अगर बात करें इसमें किस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था, तो इसमें ध्यान रखना है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर
बनाने पे काफ़ी जोर दिया गया था कि हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है, अगर अब बात करें उद्देश्य की, इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित थी भी, यानी कि जो हमारे देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी कि हमें किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना रहना पड़े, यानी कि जो भी चीज़ें बनती है तो वो हमारे देश में ही बननी चाहिए। पर इस योजना के अंदर काफ़ी फिर बदल हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध हो गया था। अभी अगर बात करें तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें हमारा भारत हार गया था भी, और इसमें चीन की जीत हो गई थी भी, ठीक है। और उसी के बाद 1965 में हमारे ऊपर पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया था। लिखेंगे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत चीन से हारने के बाद भारत ने काफ़ी अपने ऊपर वर्क किया और पाकिस्तान को यहाँ पे हरा दिया था अभी, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया था, ठीक है। और उस समय अगर आपसे पूछा जाए 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री। लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। और इन्होंने इसी युद्ध के अंदर एक नारा दिया था, जय जवान। लिखेंगे जय जवान जय किसान। इन्होंने इसी युद्ध के अंदर ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, यानी कि जो हमारे जवान हैं वो हमारे दुश्मनों से रक्षा करेंगे और हमारे किसान हैं वो हमें भूख से मरने नहीं देंगे, और हमारे जो देश के सैनिक हैं, बहादुर जवान हैं, वो हमारे दुश्मनों से हमें मरने नहीं देंगे। और 1965 के अंदर ही 1966 के अंदर इनकी मौत हो गई थी भी, ठीक है, ताशकंद के अंदर, ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, यानी कि उस समय ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर गए थे और उसी दौरान इनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी भी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में। और 1966 के अंदर लिखें 1965-66 के अंदर भारत ने सूखे की मार को भी झेला था। अगर आपसे पूछे 1965 और 66 के अंदर भारत ने सूखे की, यानी कि अकाल भी पड़ा था, यानी कि इस योजना के अंदर हमें काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भारत के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है। और लिखेंगे सबसे जरूर लिखो भी 1966 के अंदर ही भारत के अंदर पहली बार, यानी कि रुपए की कीमत नीचे आ गई थी भी, जो रुपए का दाम होता है वो गिर गया था। ये पहली बार नहीं था, पहली बार तो 1949 में भारत का जो पैसे की वैल्यू गिरी थी, पर 1966 में इसने हिला के रख दिया था कि जो रुपए का दाम गिर गया था, जो रुपए का दाम था वो 1966 में गिर गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार रुपए का दाम कब गिरा था, तो पहली बार ये गिरा था 1949 के अंदर। 1949 में पहली बार भारत के अंदर रुपए का दाम गिर गया था, ठीक है। पर 1966 में जो दाम गिरा था उसके बाद भारत की जो करेंसी है वो कभी संभल नहीं पाई भी, उसके बाद ये काफ़ी नीचे जाती गई है अभी। अब बात करते हैं अभी ये जो तीसरी 5 ईयर प्लान थे इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं बढ़ाई गई, यानी कि ये पूरी तरह असफल योजना थी, नहीं।
लिखेंगे 1964 में IDBI बैंक की स्थापना की गई। लिखेंगे 1964 में 1964 में IDBI बैंक की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। मैं आपको इसके एज प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है उनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ना चेंज होते रहते हैं। मैं आपको इनकी स्टैटिक जीके के बारे में ही बता रहा हूँ कि कब कहाँ पर हुई। और उसके बाद लिखो 1964 के अंदर ही बोकारो की स्थापना की गई। ठीक है। उत्तराखंड झारखंड के अंदर रूस की सहायता से। लिखेंगे 1964 में ही बोकारो की स्थापना की गई थी भी, झारखंड के अंदर रूस की सहायता से। लिखेंगे 1964 में ही बोकारो की स्थापना की गई। ठीक है, झारखंड के अंदर रूस देश की सहायता से की गई थी भी। अगर आपसे पूछे बोकारो की स्थापना काफ़ी बार ये पूछा जाता है भी बोकारो जो प्लांट है वो किस देश की मदद से लगाया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो रूस की सहायता से लगाया गया था। देखो हमने बात की थी भी 1965 और 66 के अंदर भारत में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा यानी कि भारत ने इसके बाद 1965 के अंदर यानी कि 1965-66 में पड़ा, यानी कि 65 के अंदर हमारे अंदर देश के अंदर अकाल पड़ना शुरू हो गया। भारत सरकार ने देखा भी हमें अनाज को स्टोर भी करना होगा, तो इसीलिए 1965 में भारत सरकार ने FCI की स्थापना कर दी भी। लिखेंगे 1965 में भारत सरकार ने FCI, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी कि हमें जो भी अगर अनाज की दिक्कतों का सामना हमें भविष्य में आने वाले समय में ना करना पड़े। FCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वरना मैं आपको भी बता दूंगा भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और उसके बाद लिखेंगे 1966 में भारत में हमारे यानी कि खास करके पंजाब और उस साइड में हरित क्रांति आई थी भी। लिखेंगे 1966 के दौर में हरित क्रांति आई थी। FCI का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर है। देखो हरित क्रांति का उद्देश्य था जो हमारी कणक होती है उसमें बढ़ोतरी करना। ठीक है, हरित क्रांति। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमें चौथी जो पंचवर्षीय योजना करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप मेरे को बताओ भी अगर इसके अलावा भी हमें कुछ कमी है तो मैं उसको सुधारूंगा। आप मेरे को बताओ, कमेंट करना, जो भी होंगे कमेंट मैं आपके पढ़ूंगा, देखूंगा। अगर कोई कमी रही तो मैं उसको और सुधारूंगा भी, उसमें चेंज करने हुए तो मैं करूंगा। आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं वो आप मेरे को बताओ, मैं उस पर आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। एक सिंगल क्वेश्चन तक आपसे मिस नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। थैंक यू।